नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 48 तक बताऊंगी। तो हम ये देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 41 क्या बताती है। और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के अंतर्गत विशेष विधि के अर्थ को बताया गया है कि विशेष विधि क्या होती है। ये भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 41 में बताया गया है। तो विशेष विधि क्या होती है? विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू करती है, यानी कि जो किसी विशिष्ट विषय को लेकर के अगर लागू होती है तो वह विशिष्ट विधि कहलाती है। अब आइए देख लेते हैं कि जो विशिष्ट विधि है उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। यानी कि आईपीसी की धारा 41, भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको बता दूं कि यह एक विशेष प्रकार की धारा होती है जो कि भारतीय दंड संहिता में निहित है, और इस धारा से आवश्यक तत्व में केवल यही है कि यह किसी भी विशेष मामले के निपटारा करने के लिए किसी अन्य कानून का सहारा ले सकती है। जब न्यायालय किसी ऐसे मामलों को निपटाने के लिए कार्य कर रहा होता है जिसका विधि भारतीय दंड संहिता के अतिरिक्त किसी अन्य कानून में भी दिया गया हो, तो वह अन्य कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के अनुसार ही प्रयोग में लाई जाएगी। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 41 में बताया गया है। अब देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता के धारा 42 में क्या बताया गया है। तो भारतीय दंड संहिता के धारा 42 में स्थानीय विधि को बताया गया है कि स्थानीय विधि क्या होती है। तो इस धारा के अंतर्गत यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 42 के अंतर्गत आईपीसी के सेक्शन 42 के अंतर्गत स्थानीय विधि जो है वह विधि होती है जो कि भारत के किसी भी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। यानी कि लोकल लॉ हर जगह का अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो वहाँ की लोकल लॉ कुछ अलग होगी, आप मध्य प्रदेश में चले गए वहाँ की लोकल लॉ कुछ अलग होगी। जैसे शादी विवाह को लेकर के, शादी विवाह वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक ही तरीके से मान्य होती है, वह रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो सेम है। परंतु जब हम शादी करते हैं तो अलग अलग देश के परिस्थिति के अनुसार उसकी विधियां भी अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन हम हर विधि को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारे यहाँ का लोकल लॉ है। तो उसी प्रकार जो भी स्थानीय विधि है वह विधि भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होगा। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की विधि है तो ज़रूरी नहीं है कि वह महाराष्ट्र में भी लागू हो। अगर उत्तर प्रदेश की विधि है तो वह ज़रूरी नहीं है कि वह मध्य प्रदेश में भी लागू हो, या मध्य प्रदेश की विधि उत्तर प्रदेश में लागू हो। सबकी अपनी अपनी विधि है और सब उस अनुसार अपने विधि के अनुसार सब कार्य करेंगे। तो ये तो हो गया धारा 42 के बात। अब आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 43 क्या कहती है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 43 में अवैध शब्द का प्रयोग बताया गया है कि अवैध शब्द क्या होता है। तो आपको बता दूं कि अवैध शब्द हर उस बात को लागू करता है जो कि अपराध होता है। यानी कि जो अपराध है, अपराध को हम अवैध शब्द से संबोधित कर सकते हैं, या फिर जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या फिर जो सिविल कार्रवाई करने के लिए आधार उत्पन्न करती हो। यानी कि कोई ऐसा कार्य जिसको करने से आपका सिविल कार्रवाई हो सकता है, जो कि रॉन्ग होता है, जो कि गलत होता है, और उसको अगर वह गलत कार्य करने से
आपके ऊपर सिविल कार्रवाई किया जा सकता है तो वह अवैध के अंतर्गत आएगा। और ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होना पड़ेगा, यानी कि अवैध शब्द के लिए प्रयोग करने के लिए उसको वैध रूप से आबद्ध होना पड़ेगा। यानी कि कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उस अपराध को सिद्ध करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है तो जिसका लोभ करना उसके लिए अवैध है। यानी कि भाई दो ही चीज़ हो सकता है, या तो कोई चीज़ वैध हो सकती है या तो कोई चीज़ अवैध हो सकती है। अगर किसी कार्य को जो कि सामाजिक रूप से करने से वैधता मिलती है, यानी कि ये कार्य करना उचित रहेगा, तो उसके विपरीत क्या होगा? उसके विपरीत यह कार्य करना अनुचित होगा। तो यही कहा गया है कि कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाएगा जिसका लोभ करने पर उसको अवैध कहा जा सकता है। तो ये तो हो गई धारा 43 की बात। अब हम देख लेते हैं कि धारा 44 क्या कहती है। तो धारा 44 में क्षति को बताया गया है, यानी कि क्षति यानी कि हानि। हानि जो शब्द होता है वह घातक होता है, यानी कि जो किसी की व्यक्ति के शरीर में, किसी के मन में, किसी की ख्याति और संपत्ति को अवैध रूप से अगर कोई हानि पहुंचाता है तो यह क्षति कहलाएगी या फिर हानि कहलाएगी। और यह धारा 44 के अंतर्गत आती है। आईपीसी की सेक्शन 44 के अंतर्गत यह क्षति बताई गई है। अब आइए देख लेते हैं कि धारा 45 क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी सेक्शन 45 क्या बोलता है। तो भारतीय दंड संहिता में जीवन को मनुष्य के जीवन रहने से संबंधित है, यानी कि इसमें जीवन को डिफाइन किया गया है कि जीवन क्या होता है। तो अर्थात जीवन शब्द जहाँ भी आया है वह मानव जीवन से संबंधित होता है, ना कि जीव जंतु से या प्राणी से। यानी कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह बताया गया है कि जीवन शब्द का प्रयोग यदि भारतीय दंड संहिता में कहीं भी किया गया है तो वह उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है मनुष्य जीवन से है, किसी जंतु, किसी प्राणी से इसका संबंध नहीं है। यह धारा 45 बताती है। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 46 क्या बताती है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 46 मृत्यु को बताती है। अभी जैसे हमने जीवन को बताया उसी प्रकार मृत्यु, अगर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्यु अगर कहीं पर भी आती है तो मृत्यु शब्द जहाँ जहाँ भी आएगा तो उसका संबंध मानव मृत्यु से होगा, ना कि जीव जंतु से होगा या अन्य किसी प्राणी से होगा। यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 46 के अनुसार जहाँ भी मृत्यु शब्द आया उसका तात्पर्य मानव मृत्यु से है, ना कि जीव जंतु के मृत्यु से है, चाहे वह इस संहिता में कहीं पर भी उस शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, ये धारा हो गई 46। अब धारा 47 क्या बताती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 47 क्या बताती है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 47 यानी कि आईपीसी सेक्शन 47 जीव जंतु के बारे में बताती है कि भारतीय दंड संहिता में अगर कहीं भी जीव जंतु शब्द प्रयोग हुआ है तो जीव जंतु के अंतर्गत मानव जीव को छोड़ करके अन्य सभी जो जीव जंतु जो है इसमें शामिल होंगे, जो कि मानव से भिन्न होते हैं और जिसमें जान होती है। तो मानव जीवन को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वे इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि वे जीव जंतु शब्द के अंतर्गत आएंगे। और इस संहिता का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग संहिता में कहीं भी हुआ है तो उसका यही अर्थ लगाया जाएगा। अब देख लेते हैं कि धारा 48 भारतीय दंड संहिता की क्या कहती है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 48 ये जलयान को बताती है कि जलयान क्या होता है। तो सामान्य भाषा में तो हम ये जानते हैं कि जलयान को पानी का जहाज कहते हैं, परंतु विधि में जलयान क्या कहेंगे। तो विधि में जलयान से संबंधित उस चीज़ से है जो कि पानी में चलने योग्य बनाई गई है।
या जिस पर मानव या सामान को लाने या ले जाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये धारा 48 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 48 के अनुसार यह बताया गया है। आईपीसी सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग जलयान को बताया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें, लगातार कमेंट करते रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।